एंडोन्यूक्लियस का जो सबसे पहला हम प्रकार पढ़ने जा रहे हैं वो है इसका प्रकार है एंडोन्यूक्लियस का। इसका सबसे पहला प्रकार है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। शॉर्टकट में इसको हम RE लिख के चलेंगे। जहां भी RE लिखे हो सीधा सीधा समझ लीजिएगा क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबंधन, बट प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, बाकी प्रतिबंधन के बाद एंडोन्यूक्लियस का एंडोन्यूक्लियस हिंदी में आप लिख लेना। ठीक है, अब पहले शब्द को क्लियर करें। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रतिबंधन, प्रति माने रोकना, उल्टा, विपरीत। ठीक है, बंधन यानी कि बंधने से रोकना। ठीक है, इसका नाम रिस्ट्रिक्शन क्यों पड़ा है, प्रतिबंधन क्यों पड़ा है, वो आएगा अभी कुछ देर में, उसको देखेंगे। ठीक है, बस हमने इतना जान लिया कि प्रतिबंधन का मतलब क्या हुआ। इस अर्थ को यहां लागू मत कर दीजिएगा। ठीक है, इस अर्थ को यहां लागू इसलिए मत करिएगा क्योंकि ये काटता है और अर्थ के मुताबिक क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जोड़ता है, अर्थ के मुताबिक उल्टा हो जाएगा। अर्थ क्या कहता है, प्रतिबंधन, ये जाकर के काटेगा। ठीक है, इस एंजाइम का काम क्या है, काटना। कहां से काटना, बात करेंगे अभी। किसका प्रकार है ये, एंडोन्यूक्लियस का। तो जाहिर सी बात है कि डीएनए को कहां से काटेगा, ये बीच में से काटेगा। उसका प्रकार हमने देखा है क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसका मतलब समझा है केवल हमने कि प्रतिबंधन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिबंधन का मतलब है, प्रति माने रोकेगा, है ना, रुकावट डालेगा, उसके विपरीत काम करेगा। किसके विपरीत, बंधन के विपरीत, यानी कि ये जुड़ने नहीं देगा। अब ये बात इसके लिए क्यों रखा गया है, ये नाम इसको क्यों दिया गया है, वो बाद में आएगा। ठीक है, हमने अर्थ समझ लिया इसका, बाकी आगे चलते हैं। क्या है हमारा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब देखें इसके बारे में जरा हम लोग। तो इसके बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है स्मिथ। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले 1963 ईस्वी में एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का खोज किया था जिसका नाम है हिंद सेकेंड। अच्छा देखो जरा, लाइट ऑफ है क्या, जल्दी जल्दी जल्दी, पूरा वाट लग जाएगा फिर। बंद का ये लोग करता है यार। ऑफ था। आ जाओ, सिर्फ ऑन हो गया बाबू। ये तो कुछ विशेष कार्य ना कर भाई, उधर जाके बंद हो जाएगा पूरा लाइट वगैरह। बंद था ना, चल। क्या बोला, ये कि स्मिथ नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने सर्वप्रथम, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि सबसे पहला क्या है, ये प्रतिबंधन एंजाइम है। कौन सा, हिंद सेकेंड। ठीक है, किसने खोजा इसको, स्मिथ ने। कब खोजा, 1963। क्लियर है। अब क्या है भाई, प्रतिबंधन एंजाइम है। कौन सा प्रतिबंधन, सॉरी प्रतिबंधन एंजाइम है, क्या नाम है उसका, हिंद सेकेंड। उस स्पेशल के बारे में बात करेंगे बाद में हम लोग। पहले ये क्लियर करते हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम काम कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रतिबंधन एंजाइम की बात करें तो ये क्या करेगा बाबू, काटेगा। कहां से काटेगा, बीच से काटेगा। लेकिन बीच में कहां से काटेगा, नहीं 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 नहीं, मध्य में। तो वही तो लिखा बीच में, बीच में या मध्य में, बात तो बराबर है। देखो अभी अभी हमने दो एंजाइम केवल पढ़े हैं। पहला कौन, लाइसिन। लाइसिन क्या करेगा, सब कुछ खत्म करेगा, क्या लेके देगा हमको, डीएनए, खत्म। दूसरा क्या बोला, क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम दो तरह के, एक एक्सोन्यूक्लियस, जैसे डालेंगे वो बाहर बाहर जाके किनारे पर कट लगा देगा। दूसरा एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस जैसे छोड़ेंगे वो जाकर के बीच में से काट देगा। ठीक है, फिर कहा कि एंडोन्यूक्लियस के और भी प्रकार हैं।
तो एंडोन्यूक्लियस का पहला प्रकार क्या देख रहे हैं हम लोग, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में कहा कि सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस हमें मिला है वो कौन है, इन द सेकंड 1963 में मिला। किसने दिया, स्मिथ ने दिया। ठीक है, अब एंडोन्यूक्लियस काम कैसे करता है ये देखना बच्चा। तो एंडोन्यूक्लियस जो है ये होते हैं विशिष्ट, एंडोन्यूक्लियस को एक नाम दिया गया है क्या, विशिष्ट। अब विशिष्ट यदि किसी को नाम हमने दे दिया तो समझ रहे हो ना, विशिष्ट का मतलब ये किसी विशिष्ट अनुक्रम को पहचानेगा, है ना, किसी स्पेशल अनुक्रम को पहचानेगा। तो ये विशिष्ट है, तो ये क्या करेगा, एक खास अनुक्रम को पहचानेगा और उस खास अनुक्रम को पैलिंड्रोमिक कहते हैं। उस खास अनुक्रम को पहचानेगा और उस खास अनुक्रम को पहचानने के बाद कट लगाएगा। तो खास अनुक्रम को पहले देख लें कि पहचाना कैसे जाता है, फिर उस खास अनुक्रम में कट कहां से लगेगा वो एक अलग मैटर है। ठीक है, चलो अब उस खास अनुक्रम को क्या कहते हैं हम लोग, देखना जरा कहां गया, ये रहा। ये खास अनुक्रम को पहचानेगा, कौन पहचानेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। अब जो खास अनुक्रम को पहचाना जाएगा बच्चा, उस खास अनुक्रम का नाम होता है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम या सीक्वेंस। अब क्या होता है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? अच्छा ये जरा पढ़ के बताओ तो। क्या लिखा है, पूरा एक साथ पढ़ो ना, क्या नाम होगा, नितिन। कैसे पढ़ा, ऐसे पढ़ा, क्या आ रहा है, ऐसे पढ़ो तो नितिन, सेम आ रहा। दूसरा ये पढ़ो, हाँ तो हिंदी लेके आ, मलयालम, उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, यानी कि ऐसा अनुक्रम डीएनए में मिलेगा जहां पर ऊपर का अनुक्रम और नीचे का अनुक्रम क्या होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। ऐसे अनुक्रम को क्या कहा जाता है बाबू, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और उसी पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचानता है, कौन पहचानता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्पेशल बात नहीं किया हमने, उसमें से एक है कौन, आपका हिंद सेकंड। इसके अलावे भी और बहुत सारे होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हमने सबकी बात एक साथ की है। जैसे पादप जगत क्या है, पूरा का पूरा एक जगत है। किसी भी पादप की बात करेंगे तो पूरे पादप जगत में क्या मैं सारे के सारे पादप के लिए एक वर्ड यूज कर सकता हूं क्या, कि सारे के सारे पादप की कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। तो क्या ये किसी एक पेड़ का लक्षण हुआ या पूरे समूह का लक्षण हुआ, बात समझ में आया ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कोई एक एंजाइम नहीं है, ये पूरा क्या है, समूह है। इस समूह में से एक एग्जांपल यहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन, हिंद सेकंड। हिंद सेकंड एक स्पेशल तरीके से काम करेगा, ठीक है, लेकिन वो किस समूह में आता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सबसे खास पहचान क्या है, ये सबसे पहले क्या करेगा, पहचानेगा, किसको पहचानेगा, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम का जैसे मतलब एक एग्जांपल कहीं मिटा दे क्या इसमें से, ये मिटा दे ऊपर हेडिंग वाले, हेडिंग आपने लिख रखा है ना, ये ना मलयालम आपके बुक में दे रखा है, ठीक है। जैसे देखो ये एक डीएनए का खंड हो गया, 3' 5' 5' 3', ठीक है। जैसे G A A T T C, ठीक है। जरा इसका अनुक्रम बैठाओ तो क्या बैठेगा, G A A T T C, क्या बैठ रहा है क्या पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। देखो जरा G A A T T C, लेफ्ट टू राइट, राइट टू जरा लेफ्ट पढ़ के देखो, G A A T T, ये अनुक्रम क्या कहलाएगा बच्चा हमारा, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। और ऐसे ही खास खास पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचानता है कौन, आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी होते हैं बहुत सारे प्रकार के, सबका अपना अपना लक्षण अलग अलग होता है। कौन कहां से घुसेगा, कहां से काटेगा, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल खत्म करिए किसको, प्रतिबंधन एंजाइम को। लिखवा दे प्रतिबंधन एंजाइम। अरे वाह, होनहारो मेरे हैं।
पहले जो उतारना है उतार लो, उसके बाद एक नोट मैं बोल दूंगा, लास्ट में लिख लेना। अच्छा, एक ना नोट रह गया यहाँ पर, वो जरूर लिख लीजिएगा। कहाँ गया ये पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। जैसे यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे जो ये पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बना है कितने नाइट्रोजन क्षार युग्म से बना है? 6। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कितने नाइट्रोजन क्षार युग्म से बना हो सकता है? तो याद रखना 4 से लेकर के 8 नाइट्रोजन क्षार युग्म से मिलकर के बना हो सकता है। कौन? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। लास्ट में मैं क्या बोल रहा हूं? नाइट्रोजन क्षार युग्म। तो युग्म का मतलब क्या? ये जोड़ा, एक जोड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है। कौन? आपका पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। अच्छा, अब बताओ कि मुझे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिखवाना पड़ेगा कि जितना आपने लिखना उतना हो जाएगा? तो पहले क्या कहते लिखवाने के लिए? समझ में नहीं आ रहा था। अभी कहाँ, अभी तो टेलर भी नहीं स्टार्ट हुआ है। टेलर स्टार्ट है, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ, ट्रेलर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। सबसे मजा पता है कब आता है ना मूवी में? क्लाइमेक्स में। क्लाइमेक्स क्या होता है पता है ना? जहां से सीन चेंज हो जाता है, बस वही आपका भी आएगा क्लाइमेक्स। सीन चेंज, आपका माइंड चेंज। क्या बात कर रहे थे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में भी और पढ़ेंगे। उससे पहले एक सवाल, अभी बार बार बात आ रही थी क्या? नाइट्रोजन क्षार युग्म का। ठीक है, क्या डीएनए वाला चैप्टर सभी ने पढ़ा है? क्या एस्टर बॉन्ड याद है आप सभी को? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड याद है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड याद है? हाइड्रोजन बॉन्ड याद है? पक्का? कृपया करके वे व्यक्ति हाथ उठाएं जिनको नहीं पता है एस्टर बॉन्ड क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक क्या होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ईमानदारी से जिनको नहीं पता है, 1 2 3 4, एकदम ईमानदारी से मैं बोल रहा हूं, हाथ उठाइए जिनको नहीं पता है। अगर नहीं पता होगा तो बता के उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लगे को गोल गोल चकमा चकैया लगोगे खेलने इस चैप्टर में। हाँ, इधर बाकी सबको क्लियर है ना? हम लोग को नहीं क्लियर है तो कहिया कहोगे? हैं? इधर आप लोग एकदम क्लियर हो? नहीं सर, तो हाथवा उठाने में लाज शर्म लग रहा है? कोई जान जाएगा कि अरे हमको हाथ उठा दिए हैं, फलनिया को नहीं पता है, चिलनवा को नहीं पता है। ऐसा होता है क्या? बुड़बक कहीं की। जब हमारे अंदर ना नेगेटिविटी होती है तो उसको कहना चाहिए कि सर हमारे अंदर ये कमियां हैं, तो कहोगे तो दूर होगी वो कमियां। आवाज कहां से आ रही है? कहोगे तो दूर होगा, नहीं कहोगे अपने अंदर रख लोगे उस नेगेटिव चीज को। चलो वो चीज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले जरा मुझे ये बताओ कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए समझ रहे हो ना? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है ना? क्या किसी जंतु में होता है क्या? कहने से पहले तनिक सोचा करो। बार बार कहते हैं ना भगवान ने सीपीयू दिया है, यूज करें। बताइए उस जीव जंतु का नाम जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो जीवाणु भोजी क्या है? शांत रहे, कृपया करके शांत रहे। क्या वायरस को किसी भी जंतु में रखा है हमने? क्या उसको जीव मानते हैं? आपने सीपीयू का यूज किया अपना? नहीं सर, थोड़ा भी नहीं यूज किया सर। बैठिए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बच्चा किसी भी जीव में नहीं होता है सिवाय वायरस के, और वायरस को हम जीव नहीं मानते। बात समझे? और यहां तो मैंने स्पेशल जंतु बोला था, जीव भी नहीं बोला था, मैंने जंतु बोला था। तो कृपया करके याद रखिए कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसी भी जीव में नहीं होता है। होता किसमें है? वायरस में होता है। वायरस कोई जीव नहीं है ना? अगली बार से ध्यान दीजिएगा। अब सवाल हमारा क्या है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है आपके पास, ठीक है। अब जिन लोगों को
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्लियर है, ठीक है। वो लोग जवाब दे सकते हैं, जिनको क्लियर नहीं है वो कृपया शांत रहेंगे, इसके बाद हम बताएंगे वो चीज। हमने कहा कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। इसमें जो है नाइट्रोजन क्षार युग्म की संख्या जो है वो है 200। बात पल्ले पड़ रही है क्या? बोला कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसमें नाइट्रोजन क्षार युग्म की संख्या कितनी है? 200। यानी कि यहां भी नाइट्रोजन क्षार, यहां भी नाइट्रोजन क्षार, ऐसे ही करते करते कितनी जोड़ियां मिल रही हैं? 200। आपको बच्चा ये बताना है कि पूरे उस 200 नाइट्रोजन क्षार युग्म वाले डीएनए में फॉस्फोडाइएस्टर की संख्या कितनी है? जल्दी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की संख्या कितनी है? नहीं बता पाएगा कोई, इसकी गारंटी हम देते हैं। बहुत खूब, कैलकुलेट करते रहो तनिक बढ़िया से, बस आवाज नहीं करें, आपस में कैलकुलेट करें तो ज्यादा बढ़िया। क्वेश्चन ही पल्ले पड़ा। ये वो इतना बड़ा डीएनए, इसमें नाइट्रोजन क्षार की जो जोड़ियां हैं वो कितनी है? 200। तो भाई साहब अगर नाइट्रोजन क्षार मिल रहा है, शुगर मिल रहा है, फॉस्फेट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्या उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा होगा? 100% बन रहा होगा। कितनी संख्या होगी? 800 होगी। सोचते रहे, सोचते रहे। अच्छा 400। हाँ हाँ, एकदम 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 कैलकुलेट करिए, अच्छा से कैलकुलेट करिए, बहुत बढ़िया से कैलकुलेट करिए आप लोग। आपका काम और आसान कर देते हैं। लो थोड़ा सा काम आसान कर दिया, संख्या कम कर दी। अब 400 हो गया, 50। बहुत खूब। चलिए अब हम बताएं। 400 सर है, देखना 400 आ रहा है कि कितना आ रहा है। अच्छा ये तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की बात थी। अब एस्टर बॉन्ड की संख्या कितनी? हाँ बिल्कुल अलग अलग होता है बच्चा, एस्टर बॉन्ड अलग है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड अलग है। कैसे अलग है सर? बौरा गए हैं सर, पढ़ाए थे कुछ और, पूछ रहे हैं कुछ और। अब आपका मैटर है। चलें देखिए, बस 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 कहानी बंद। अरे हो गया, इधर देखिए सब एकदम एक समान हो। देखिए फॉस्फेट, शुगर, उसके बाद एक नाइट्रोजन क्षार आएगा यहाँ पे। फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, कितना हुआ? 3। फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर 1 2 3 4 5, एक और यहाँ ले लेते हैं, फॉस्फेट, शुगर। ठीक है, कितने हो गए इधर? 6। चलो 6 इधर हुए तो 6 हमको इधर भी लेना होगा। अब यहाँ क्या करना होगा भाई? शुगर फिर फॉस्फेट,
ऐसा एग्जाम में आया हुआ है, हालांकि आप लोग के बेसिक एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आते हैं ऐसे सवाल, एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आते हैं। चलो कितने दिख रहे हैं आपको? 6। अब 100 तो यहां पे नहीं बना सकते, 6 पे लेकर के चल रहे हैं आपको। अब 6 इसलिए लिया क्योंकि इससे पहले हमने एक अनुक्रम देखा हुआ है, क्या? GATTC। कितना था उसमें नाइट्रोजन बेस पेयर? 6, इसीलिए लिया यहां पे 6। देखिए GATTC, यहां पे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, GAATTC। ठीक है, और आप खड़े हो जाइए। अब मुझे ये बताइए, ग्वानिन और ये क्या है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कितना होगा, डबल की ट्रिपल? सर बताइए, डबल बॉन्ड होगा? बैठी, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलो अब बारी बारी से क्लियर करते हैं। ये है क्या? अच्छा, इसमें से एक मिनट, कोई ऐसे भी महानुभाव हैं जिनको यही नहीं पता कि ये है क्या? अब इतना आदर सम्मान के साथ पूछा है तो कृपया करके हाथ उठा लीजिएगा। क्योंकि नहीं पता था बॉन्ड, तो बॉन्ड पे आ गए। अब इससे पीछे भी नहीं पता है तो थोड़ा सा पीछे और चले जाएंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा, समस्या आपको हो जाएगी। कोई है ऐसे व्यक्ति जिनको ये नहीं पता कि ये लिख क्या रखा है हमने? अरे ठहर जा बाबू, ठहर जा थोड़ा सा, आ रहे उसी बिंदु पर आएंगे। पकड़ते क्या है ना कि आप लोग को मिला के चलना पड़ता है कि कौन कितना जानकारी रखा है। अब यही से स्टार्ट करेंगे, आपकी बात से स्टार्ट करेंगे। एस्टर बॉन्ड बताएंगे, फॉस्फोडाइएस्टर, ग्लाइकोसाइडिक, हाइड्रोजन, यही से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब किसी को ऐसा भी होगा, दिमाग में होगा कि कहा सर ये पीच ABCD लिख दी है कोई? एक लोग और 2, तो मुंह छिपा के क्या हाथ उठा रहा है? 3, और एकदम सब इधर एकदम धुरंधर है सब, मतलब क्लियर है ना? चलो अच्छी बात है। अब बच्चा देखो, जिनको नहीं पता है वो कृपया करके ध्यान दीजिए कि DNA जो होता है बच्चा, वो बना होता है क्या? 2 धागे से। ठीक है, देखो ये DNA का एक धागा, ये हो गया दूसरा धागा। ठीक है, तो पहला धागा जो होता है ना, और ये जो दूसरा धागा है, इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है बच्चा? हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये बात करेंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। इससे पहले अगर हम बात करें कि ये धागा किससे बना होता है, तो याद रखना फॉस्फेट और शुगर से। यानी कि ये धागा बना है फॉस्फेट शुगर, फिर फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। बात समझ में आई? इधर भी क्या होगा? फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फिर फॉस्फेट। बात समझ में आई? और इस शुगर के बीच में क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार। एडेनिन होगा तो थाइमिन, उसके बाद ग्वानिन होगा तो साइटोसिन। इसी धागे को हमने यहाँ पे बनाया, यानी कि DNA का ये लाल वाले डॉट जो दिख रहे हैं ना, डॉट माने कि हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे इधर ये DNA का एक धागा है, इससे इधर ये DNA का दूसरा धागा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ये फॉस्फेट, कौन सा फॉस्फेट? ऑर्थोफॉस्फेट। केमिकल इक्वेशन क्या होगा? H3PO4। उसके बाद क्या है? ये पेंटोस शुगर। कौन सा पेंटोस शुगर? हेक्सोज या फिर हेप्टोज? सॉरी, पेंटोज या हेक्सोज? पेंटोज, हेप्टोज बोल दिया था गलती से। पेंटोज या हेक्सोज, पेंटोज शुगर होता है। ठीक है, अब पेंटोज शुगर में कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन कम होता है एक जगह पे, याद है? ठीक है, वो RNA में होता है कि DNA में होता है? DNA में होता है। ठीक है, वो बात सब कुछ क्लियर है। आगे सीधा सीधा यहां पर आइए। ये हो गया फॉस्फेट, ये हो गया शुगर, ये हो गया क्या? नाइट्रोजन क्षार। तो फॉस्फेट और शुगर के बीच में क्या होता है? एस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, और शुगर और नाइट्रोजन क्षार के बीच में क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। याद रखना, ये फॉस्फेट और शुगर, इसके बीच में जो ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है बच्चा, इसको कहते हैं हम लोग एस्टर बॉन्ड या एस्टर बंध। एस्टर बंध हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एस्टर बॉन्ड।
ये शुगर और नाइट्रोजन क्षार के बीच में क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या बंध, ठीक है। हाई का है नाइट्रोजन क्षार, ईवी का है नाइट्रोजन क्षार, तो दो नाइट्रोजन क्षार के बीच में जो बंध होता है उसको कहा जाता है हाइड्रोजन बंध या बॉन्ड, ठीक है। तो हर जगह पे यहां फॉस्फेट और शुगर के बीच में क्या है? एस्टर बॉन्ड। शुगर और नाइट्रोजन क्षार के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दो गो नाइट्रोजन क्षार के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। और इतना याद रखिएगा कि हमेशा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। अब अगर एक है तो क्या मैंने बोला है? एस्टर बॉन्ड। यही एस्टर बॉन्ड देखो अभी डबल कर देते हैं इसको, अब ये क्या हो जाएगा? डाई एस्टर। यानी कि एक ही शुगर के साथ दो गो फॉस्फेट जुड़ा है, एगो फॉस्फेट के साथ जुड़ा है एगो एस्टर बॉन्ड, और दूसरे फॉस्फेट के साथ क्या जुड़ा है? दूसरा एस्टर बॉन्ड। तो अब क्या हो गया? फॉस्फो डाई एस्टर। ए बच्चिया देखो, गिर जाओगी, मुंह हाथ धो के आओ, बारी जा। हाँ आप ही को कह रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं बाबू, गिर जाओगे तो देखो मेडिकल का यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है क्लास में, हालांकि लाना पड़ेगा मुझे फर्स्ट एड बॉक्स है मेरे पास, है, लेके आएंगे कल से। चलो अब डाई माने क्या होता है? दो। अभी क्या बोला? एस्टर, ठीक है। अब इसको बदल देंगे नाम, क्या कहेंगे? फॉस्फो डाई एस्टर। फॉस्फो माने फॉस्फेट के बीच में, डाई माने दो गो, एस्टर माने आपको पहले से पता है कि फॉस्फेट और शुगर के बीच में क्या मिलता है? एस्टर बॉन्ड। तो एक को कहना होगा तो क्या कहेंगे? एस्टर बॉन्ड। आज दोनों को मिला के कहना होगा तो क्या कहेंगे? फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो ये हो गया फॉस्फोडाई एस्टर। एक को कहेंगे तो क्या कहेंगे? एस्टर बॉन्ड। अब देखो ये भी फॉस्फोडाई एस्टर हो गया, ये भी क्या हो गया? फॉस्फोडाई एस्टर, ये भी फॉस्फोडाई एस्टर, ये भी फॉस्फोडाई एस्टर, ये भी फॉस्फोडाई एस्टर हो गया। चलो इधर भी कर दें ऐसा। चलो ये ठीक है, क्लियर है। अब अपने आ जाते हैं सवाल पे। सवाल हमारा क्या था? बॉन्ड क्लियर हो गया, ठीक है। क्या क्या बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड कहां पे होता है? फॉस्फेट और शुगर के बीच में। फॉस्फोडाई एस्टर किसके बीच में होता है? एक शुगर और दो फॉस्फेट के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या आया? ग्लाइकोसाइड किसके किसके बीच में? शुगर और नाइट्रोजन क्षार। उसके बाद आया हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके बीच में? दो गो नाइट्रोजन क्षार के बीच में होता है आपका। क्लियर? चलो अब सवाल हमारा क्या था कि सर एगो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, इसमें क्या मिल रहा है? 100 गो नाइट्रोजन क्षार का युग्म मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें टोटल मैंने पूछा था कि आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितना है, वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे क्लियर होगा। अब तो ना ही बोलो तो अच्छा है ना, एकदम शांत। जब दिया था मौका ना बात करने का, सवाल पूछा था ना आप लोगों से। देखो कितना इसमें जरा ध्यान लगाओ। क्या ये एक जोड़ी हो गया? क्या ये एक जोड़ी? ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन क्षार का युग्म है क्या ये? ठीक है। अब हम पहले ये पता करते हैं कि 6 नाइट्रोजन क्षार के युग्म में कितने फॉस्फोडाइएस्टर बंध पड़े हुए हैं हमारे पास। बात समझ में आई? चलो एक, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 2, ये क्या होगा? 3, उसके बाद ये क्या होगा? 4, ये क्या होगा? 5। भैया ये तो एस्टर बॉन्ड हो गया ना। नीचे वाले को तनी ध्यान दो तो। सर नीचे वाला तो एस्टर बॉन्ड हो गया, ध्यान दो, बढ़िया से ध्यान दो। नीचे वाले के पास अगर एक और फॉस्फेट होता तब ना ही जाकर के डाइएस्टर बनाता जी। तो कोई भी डीएनए में याद रखना कि ऊपरी सिरे पे ध्यान दोगे तो ऊपरी हिस्से पे क्या होता है? फॉस्फोडाइएस्टर होता है, या निचले पे क्या होता है? एस्टर होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब तनिक ध्यान दिया जाए अगर बढ़िया से तो क्या पता चला कि 6 गो नाइट्रोजन क्षार के युग्म में अगर फॉस्फोडाइएस्टर की बात करेंगे तो कौ गो कम हो गया? एगो कम हो गया कि नहीं हो गया? अब आप लोग दोनों साइड कैलकुलेट कर रहे थे ना, दोनों साइड कैलकुलेट मत करिएगा बाबू, किसी एक साइड को लेकर के चलिएगा, क्योंकि फॉस्फोडाइएस्टर एक साइड में जैसा होता है दूसरे साइड में भी क्या होता है? तो वही होता है, ठीक है। तो अगर हमने 6 नाइट्रोजन क्षार लेके चले तो उसमें क्या हो गया? कितना कम हो गया? 1। दोनों साइड मिला के चलेंगे तो 2 को कम हो जाएगा, ठीक।
अब बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे, अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इन्हों छोड़ दिए, फिर कैलकुलेट करो, बढ़िया से करो। अभी भी गड़बड़ा रहे हो सब। अरे बस बस आराम से आराम से आराम से, हड़बड़ाओ नहीं। नहीं मिला जवाब? क्या हो गया जी? चलो यहां देखो, एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि यदि, हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई सवाल नहीं है कि जब भी आपसे क्या पूछे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की संख्या पूछे, कुल नाइट्रोजन क्षार -2 कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यदि जब आपसे क्या पूछे, एस्टर बंध पूछे, तो एस्टर बंध में क्या करिएगा, सेम चीज, कुल नाइट्रोजन क्षार -1। ऐसा सवाल आपसे आएगा नहीं, अगर आए क्या हो गया, यहां तक पहुंच गए। खैर ये सब सवाल से आप दूर रहिए फिलहाल के लिए, बस आपको याद दिलाना था कि क्या क्या चीजें होती हैं, इसलिए आपसे पूछ दिया। अब सवाल हमारा कहां पर आ जाता है वापस, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस पर। चलो ये हमारे पास एक डीएनए का खंड पड़ा हुआ है, अब इस पर ला करके हमें डालना है क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, ठीक है। कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस डाल रहे हैं, तो यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चा इको आर फर्स्ट। ये भी क्या है, एक आपका रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है, जैसे हिंद सेकेंड था ना, वैसे ही क्या है, इको आर फर्स्ट। अब इको आर फर्स्ट ये प्राप्त किया गया है बच्चा ई कोलाई से, ई कोलाई। अब ये नेमिंग भी पढ़ेंगे हम लोग कि नेमिंग कैसे करते हैं, इसका नेमिंग आएगा, अभी थोड़ा सा समय है नेमिंग आने में। अब ई कोलाई से प्राप्त किया है तो पहला अक्षर का ई और दूसरा का को, फिर आर इसका सीक्वेंस हो जाता है, ये 1 क्या है, इसका नंबरिंग है, तो वो बाद में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना कि इको आर फर्स्ट क्या है, तो एक है आपका क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ठीक उसी प्रकार का था जैसे क्या था आपका हिंद सेकंड था ना, वैसे ही क्या है आपका इको आर फर्स्ट है। कहां से निकाला गया इसको, ई कोलाई से निकाला गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसका, इको आर फर्स्ट का। देखते हैं कहां से काटता है, ये कैसे काटता है, तो देखो यहीं पे मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद इको आर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो जब ये कार्य करेगा तो सबसे पहले ये कार्य क्या कार्य कर रहा है, तो सबसे पहला बच्चा ये तोड़ेगा किसको, फॉस्फो डाइएस्टर बंध को सबसे पहले तोड़ेगा, ठीक है। और दूसरे में तोड़ेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड को, यानी कि अच्छा वो भी कहां से तोड़ेगा, वो तीसरा भी लिख देते हैं। बीच में किनारे से, क्या हुआ, नहीं पल्ले पड़ रहा है, आएगा आएगा, तो धैर्य रखो। बीच में किनारे से बोला, बीच में किनारे, वो बीच में किसके लिए है, डीएनए के लिए, कि डीएनए के बीच में कहां पर, तो पहला क्या पहचानेगा अपना, एक अनुक्रम, कौन सा अनुक्रम, पैलेंड्रोमिक अनुक्रम मिल रहा है क्या, GAATTC, GAATTC, इसमें कहीं ना कहीं इसको पहचान लिया और इसके किनारे से काटेगा। भाई साहब देखो कहां से जा रहा है, जी और ए के बीच से जा रहा है, ठीक है। और आने के बाद क्या करेगा, इधर हाइड्रोजन बंध को भी काट देगा।
अब फिर कहां से निकल गया, जी और ए के बीच से, और आपके भी यहां से, है ना। समय है अभी, इसको मिटाएं, थोड़ा सा और आपको क्लियर करते हैं बढ़िया से। आप समझना कि टीचर झूठ नहीं बोलते। कहा था पहले ना कि बच्चा थोड़ा सा पढ़ो इस चैप्टर को बढ़िया से। हाँ, ये लिखना था, बाद में लिख लीजिएगा, इसको बता देंगे। हेलो हेलो, नहीं सर, अभी क्लास में है, कॉल करते हैं आपको। चलो, हड़बड़ाइए नहीं, सारा कुछ क्लियर होगा। अरे तो एक काम करें, चैप्टर को हटा दे। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें। जब ज्यादा बड़ी परेशानी हो तो परेशानी को छोड़ देना ही ज्यादा अच्छा होता है। नहीं छोड़ना है, कोई बात नहीं है। चलो देखो, इसके इधर भी कुछ अनुक्रम मिल रहा था, तो क्या मिल रहा था पहले, फॉस्फोडाइएस्टर मिल रहा था। नहीं क्लियर है तो देख लो, फॉस्फेट शुगर, फिर फॉस्फेट शुगर, यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन क्षार, जैसे कहाँ गया जी, ग्वानिन, फिर उसके बाद एडेनिन। अब मान लो कि यहाँ ये जी और ए के बीच में घुसना है इसको, तो सबसे पहले देखो तो कौन मिल रहा है, ये फॉस्फोडाइएस्टर। तो सबसे पहले किसको तोड़ेगा, ये फॉस्फोडाइएस्टर को तोड़ेगा। इसको तोड़ने के बाद जाएगा जब ये सामने, तब इसको क्या मिलेगा, यहाँ ग्वानिन के सामने साइटोसिन, एडेनिन के सामने थाइमिन। अब यहाँ पे क्या तोड़ेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, यानी कि दूसरी बार में किसको तोड़ेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब ये जी से इंटर हुआ, यहां पर कट मारता जाएगा ये। ठीक है, देखो ये इंटर हुआ, और इंटर होने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता जाएगा, फिर यहां जी से ये बाहर कुछ इस प्रकार से काट देगा ये इसको। कट गया क्या आपका डीएनए। ठीक है, अब कटने के बाद क्या सिरा मिल रहा है, देखो मैं इसको दो टुकड़े अलग अलग बनाता हूं। ठीक है, समझना, क्या मैं इसको अब अलग खींच सकता हूं क्या, इसको भी अलग। देखो ऊपर वाला सिरा कैसा है, ये छोटा पे ही रह गया, ये कौन था इसका 3' दूसरा इसका ये यहां तक है, ये 5', ये इधर अभी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, कहां से कट गया, ये जी के बाद कट गया, यहां पर क्या मिल रहा है, जी अभी भी जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन के साथ। उसके बाद क्या मिल रहा है, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन। अब ये इसके साथ डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ये किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कट चुका है इनका। अब दूसरे वाले हिस्से को बनाते हैं। दूसरा वाला हिस्सा जरा देखो तो, ये क्या था आपका 5', तो ये क्या हो जाएगा इसका 3', ये 3' था तो ये क्या हो जाएगा इसका 5', ये 5' था तो ये क्या हो जाएगा 3'। डन है। चलो अब ये कहां से करा था, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, अब इसके नीचे छोटा वाला हिस्सा है, कहां से शुरू है, ये साइटोसिन के सामने से, तो साइटोसिन के सामने से शुरू करेंगे इसको। साइटोसिन के साथ अभी भी ग्वानिन जुड़ा हुआ है ना, ये लोग ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, बाकी ये हिस्सा बना हुआ है इसका। ठीक है, ये डबल बॉन्ड,
हालांकि बनेगा तब ये डबल बॉन्ड होगा, अभी नहीं। फिलहाल के लिए केवल हम ऐसे दिखा देते हैं, या फिर इसको कुछ अलग कलर में देते हैं। चलो, कुछ ऐसा ही होगा ना कटने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से काटा है किसने बच्चा, ई को आर फर्स्ट में। क्या किया, सबसे पहले अनुक्रम को पहचाना। कौन सा अनुक्रम को पहचाना, जी ए टी टी सी को पहचाना, ठीक है। पहचानने के बाद क्या किया, तो जी और ए की गैपिंग से इंटर किया। उसके बाद सबसे पहला किसको तोड़ा, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। उसके बाद किसको तोड़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया। अब सोचो जरा, सोच के बताना, अगर मैं इस सिरे को उठा करके वापस इसके पास ले जाऊं तो क्या ये वापस से बॉन्ड बना लेंगे क्या, आसानी से बन जाएगा बॉन्ड। क्यों, हाँ ठीक है, जाओ ना। देखो, जैसे ही मैं अगर इस हिस्से को उठा करके इस पे रखूंगा तो ये ए के सामने क्या आ जाएगा, टी। क्या एडेनिन और थाइमिन जुड़ जाएगा क्या, फिर ए के सामने टी जुड़ जाएगा, फिर टी के सामने ए फिर जुड़ जाएगा, टी के सामने ए जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि जैसे ही मैं उठा के इस पे रखूंगा ये वापस से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ऐसे सिरे जो आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक समझते हो, ठीक है, ये इसके बिना अधूरा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पूरक कहते हैं। यानी कि ऐसे सिरे, जैसे ये सिरा और ये सिरा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे ही एक दूसरे के सामने आएंगे ये वापस से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ऐसे सिरे को क्या कहते हैं हम लोग, चिपचिपे सिरे, चिपचिपे सिरे। इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टेकी एंड, स्टेकी एंड, समझे। एक तो ये हो गया। दूसरा एक सीन देखें, मान लो कि यहां पर कुछ ऐसा ही मिल रहा है, ठीक है, और यहां पर एक बात कर लेते हैं। दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जैसे आपका हिंद सेकंड, कभी भी देखो लिखने का एक तरीका होता है सबका ना, तो ध्यान रखिएगा। ई को आर फर्स्ट इस तरीके से लिखते हैं, और जब हमको हिंद लिखना होता है तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हिंद सेकंड। अगर आपने ये कैपिटल कर दिया गलत हो जाएगा पूरा एंजाइम का नाम, ठीक। अब सपोज कि हिंद सेकंड आया और आने के बाद ये बीच से ही काट दिया, ठीक है, तो ये बीच से काट दिया तो ये कुछ अभी ऐसे हो जाएंगे, देखना। ये बीचों बीच से काट दिया इसको। अब बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे क्या, सोच के देखो। कौन किसके साथ जुड़ेगा, कोई किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हिस्से को कहते हैं हम लोग ब्लंट एंड, ब्लंट एंड। मुझे इसका हिंदी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाओ, क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ, कुंद सिरे, कुंद सिरे। और एक बात, ये यहाँ पे हमने लिखा हिंद सेकंड, हिंद सेकंड हटा के यहाँ से लिख देते हैं सैम फर्स्ट। सैम फर्स्ट भी क्या है, एक एंडोन्यूक्लियस है, सैम फर्स्ट। बस खाली ध्यान दो क्या चीज, कि एक हमने इस्तेमाल किया सैम फर्स्ट, ये सैम फर्स्ट क्या कर रहा है, बीचों बीच से काट दे रहा है, ठीक है। दूसरा हमने क्या इस्तेमाल किया था, ई को आर फर्स्ट। तो इतना बस खाली यहाँ पे दो चीज याद रखनी है आपको, कि हमने क्या किया, ई को आर फर्स्ट का जब इस्तेमाल किया, इसने क्या बनाया, चिपचिपे सिरे। जब हमने सैम फर्स्ट का इस्तेमाल किया, इसने क्या बनाया, कुंद सिरे, ठीक है। और हमको अपना डीएनए काटने के बाद जो मुझे मेरा वांछित जीन मिलेगा, इसको ला करके किससे जोड़ना है बाबू, प्लाज्मिड से जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, ठीक है। अब देखो तो जरा, ये रहा हमारा प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड को भी चलो हमने काट रखा है, ठीक है। अब प्लाज्मिड में अगर इस तरह का मेरा डीएनए का टुकड़ा होगा तो क्या लगता है कि ला करके जोड़ पाएंगे क्या, नहीं जोड़ पाएंगे। हमें कैसा हिस्सा चाहिए बच्चा, चिपचिपा, यानी कि पूरक चाहिए। तो हमें बायोटेक्नोलॉजी में काम करने के लिए, यानी कि बायोटेक का काम कर रहे हैं हम, तो हम जब अपने डीएनए को काटेंगे, जब अपने वांछित जीन को प्राप्त करेंगे, तो हमें कैसा सिरा मिलना चाहिए, चिपचिपा सिरा मिलना चाहिए। बस ये बात आपको समझनी थी, समझ में आई। चिपचिपा सिरा होगा तो हम क्या करेंगे, इसको भी चिपचिपे सिरे के रूप में काटेंगे। तो ये भी जब चिपचिपे सिरे के रूप में कटेगा तो कुछ ऐसा कटेगा, ये लो,
अब ये भी क्या हो जाएगा कि अपने पास ये पूरक खोजेगा, और जब हमें इसको कहाँ गया ये वाला, जब इसको उठा के लेके जाऊंगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे और ये ऐसे, ये एक दूसरे के पूरक बनेंगे। अगर ये नहीं समझ में आया तो सोच कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर जैसे छोड़ देते हैं, अभी इसको हटा देते हैं। बस इतना दिमाग में रखना कि भाई हमें प्लाज्मिड में ले जाकर के जोड़ना है, तो हम इस हिस्से से नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये जाकर के जुड़ेगा किससे, किसी से नहीं। और ये है कि पूरक है, जैसे इसको अपना पूरक मिलेगा वो उसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का ऐसा इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें क्या प्राप्त हो जाए, एक चिपचिपा सिरा प्राप्त हो जाए, जिससे कि हम आगे चल के अपने प्लाज्मिड में जोड़ पाए। फिलहाल के लिए क्लोज। अब तनिक जाकर के पढ़िएगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लासेस ना काफी आपकी बाउंस कर जाएंगी। समझे? कुंद सिरे का है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्या है, दूसरा चिपचिपे सिरे। हाँ कुछ पूछ रहे हैं, बताइए, बोलो कौन क्या कर रहा है। हेलो हेलो, हाँ एक सवाल है। सवाल ये क्या है कि ये जो भी हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज मिला है, आते आते शुरू में ही बताया है कि कहां से प्राप्त होता है, हमें बैक्टीरियोफेज से, बैक्टीरिया से, जीवाणु से। चलो ठीक है, तो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। कैसे बैक्टीरिया में बना था, तो बैक्टीरिया ने अपने आप में किया था क्या, परिवर्तन। क्यों किया, तो विकास के दौरान उसने अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपनी उत्तरजीविता को बचा के रखने के लिए लाया उसने अपने अंदर उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में उसमें कुछ ऐसे जीन आ गए जो उसके अंदर क्या बना रहे थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहे थे उसके अंदर, जैसे ही कोई दूसरा डीएनए आकर के उसको नुकसान पहुंचाने जा रहा था, उसको काट पीट करके खत्म कर दे रहे थे। ठीक है, लेकिन सवाल आया था वहां पे ना कि क्या अपने डीएनए को छोड़ देगा, नहीं, अपने भी डीएनए को नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी छोड़ दिया है। तो क्यों, कैसे, आखिर उसने अपने डीएनए को छोड़ दिया, दूसरे डीएनए को मार देता है, कि मतलब कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो कैसे होता है, यही सवाल है आपका। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, आया ना? देखो ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए, जैसे ही कोई वायरस आकर के इस पर अटैक करता है, वायरस के रूप में कौन, बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज का भी डीएनए यहाँ पर आ जाता है, और ये डीएनए इसके डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ के इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल, निष्क्रिय, और अपने डीएनए का उत्पाद बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बैक्टीरिया ने अपने अंदर लाया बदलाव, और अपने अंदर कुछ स्पेशल टाइप के क्या बना दिए, जीन। अब वो स्पेशल टाइप के जीन अंदर ही अंदर क्या बनाते थे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है। जैसे कोई वायरस का डीएनए आएगा, कोई वायरस का नहीं, कोई भी डीएनए इसको दिखेगा, क्या करेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट करके नष्ट कर देगा। चलो इसको तो काट के नष्ट कर दिया, अपने वाले को क्यों छोड़ दिया, यही सवाल है आपके लिए। अपने वाले डीएनए को क्यों नहीं काट रहा है, खोजना बिंदास बढ़िया से एकदम।